हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 19 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। प्रत्येक क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। और आज का सेशन शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके लखनऊ, जयपुर, चेन्नई या हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स 2024 का जो आयोजन है वो हैदराबाद में किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। किसके द्वारा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा जो सबसे बड़ा एशिया का विमानन एक्सपो है विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया गया है। और इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम में 106 देशों के 1,500 प्रतिनिधि और 5,000 व्यापारिक आगंतुक शामिल हो रहे हैं, जो एरोस्पेस इंजीनियर, एयरलाइंस, हवाई अड्डा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जो है वो भारत में तेलंगाना में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित एक केंद्र स्थापित करेगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना एक केंद्र हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित करने जा रहा है। C4IR तेलंगाना एक स्वायत्त गैर लाभकारी संगठन होगा जो भारत में विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र संगठन बनेगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार WEF के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस एक फोरम में वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार और WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के साथ एक सहयोग पे समझौता हस्ताक्षर किया गया है। और इस समझौते के हस्ताक्षर होने के बाद ही हैदराबाद तेलंगाना में ये एक स्वास्थ्य देखभाल और जीव विज्ञान पर केंद्रित जो एक केंद्र है वो स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी या सरयू नदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का जो संचालन है वो सरयू नदी में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किया जाएगा। इस नाव की सेवा का संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी UPNEDA द्वारा तैयार की गई है। इसे उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी UPNEDA के द्वारा इस नाव को तैयार किया गया है, जो कि कहाँ पे चलाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में इस नाव का संचालन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर को समर्पित एक स्मारक डाक टिकटों की सीरीज लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज और दुनिया भर में टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की है। 6 अलग-अलग डिजाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाते हैं।
गौरतलब है कि आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों संपन्न होने वाला है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा, अजय अरोड़ा, राजेंद्र शेरगिल, विनय सिन्हा। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शांतनु झा को। ठीक है, शांतनु झा को नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु पे चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। रियर एडमिरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक और नेविगेशन में दिशा विशेषज्ञ हैं। पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना कमान की 3 कमांड स्तरीय सेंटर में से एक है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये भारतीय नौसेना की 3 कमांड स्तरीय सेंटर में से एक है, जिसके जो चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं वो शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अपने आगे क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा। तो ये जो रिकॉर्ड है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो रहा है, रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाला जो रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के नाम पर बना है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 मैच में यह शतक जड़ा है। रोहित ने 69 गेंदों में धमाकेदार 121 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 8 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 4-4 शतक दर्ज हैं। ठीक है, रोहित शर्मा के द्वारा अपने 5 शतक पूरे कर लिए गए हैं। ठीक है, तो ये 5 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विपक्षीय श्रृंखला के आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? अंजुम चोपड़ा, सू रेडफर्न, सोफी डिवाइन या पूनम यादव। तो आपका राइट आंसर है सू रेडफर्न। ठीक है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर सू रेडफर्न बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में सू रेडफर्न को चुना है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी आईसीसी महिला चैंपियनशिप T20 मैचों के लिए नामित किया गया है। रेडफर्न ने इंग्लैंड के लिए खेला है और कई विश्व कप में अंपायरिंग करने का अनुभव भी उनके पास है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस मंत्रालय ने एम प्लाट्स के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करने के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत ई साक्षी ऐप को लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संसद सदस्य के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमप्लाट्स के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करने के लिए इस सप्ताह ई साक्षी नाम से एक नया ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के लक्ष्य की बात करें तो इस ऐप का लक्ष्य पूरे एमप्लाट्स फंड आवंटन चक्र को कैप्चर करना और योजना की निगरानी करने में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, क्या है इस ई साक्षी ऐप का लक्ष्य? पूरे एम्प्लॉयर्स फंड आवंटन चक्र को कैप्चर करना और योजना की निगरानी करके उसको अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नौवां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल, पंजाब, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। तो नौवां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में ये आयोजित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पीपीएचएफ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हॉर्नबिल की बात होती है अगर, तो हॉर्नबिल तो आपका नागालैंड का प्रमुख त्योहार है, लेकिन यहाँ जो पूरा है आपका क्या, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी पीपीएचएफ का नौवां संस्करण जो है वो 18 से 20 जनवरी 2024 तक पक्के केसांग जिले के सेजोसा में आयोजित होगा। पहली बार पीपीएचएफ का आयोजन 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य पक्के टाइगर रिजर्व हॉर्नबिल के संरक्षण में नीसी आदिवासी समूहों का संरक्षण करना है। अन्य उद्देश्य क्षेत्र की बात करें तो अन्य उद्देश्य क्षेत्र के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत जुटाना, पीटीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों के चमत्कारों के बारे में शेष भारत में जागरूकता पैदा करना था। ठीक है, इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या था? अपने क्षेत्र के लिए आय के वैकल्पिक स्रोतों को जुटाना और आसपास के क्षेत्रों के बारे में भारत में जागरूकता पैदा करना। सबसे पहले इसका आयोजन कब किया गया था? 2015 में इसका आयोजन किया गया था, और इस बार इसका नौवां संस्करण का आयोजन किया गया है 18 से 20 जनवरी 2024 तक। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आज का, विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने किस राज्य के वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन बस्ती की खोज की है? महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली या गुजरात? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, कहाँ पर खोज हुई है? गुजरात राज्य के वडनगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन बस्ती की खोज की गई है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। कोलकाता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर, पुरातत्व सर्वेक्षण एसजीआई, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और डेक्कन कॉलेज के अनुसंधानकर्ताओं को गुजरात के वडनगर में 800 ईसा पूर्व यानी ईसा के युग से पहले पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। खुदाई के बारे में बात करते हुए एएसआई पुरातत्वविद डॉक्टर अभिजीत अम्बेकर, जिन्होंने शोध पत्र के सह लेखक और 2016 में इस परियोजना का नेतृत्व भी किया था, उन्होंने कहा है कि खुदाई के दौरान टीम को पुरातत्व कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं और जटिल डिजाइन वाली चूड़ियां भी मिली हैं। ठीक है, खुदाई में क्या क्या मिला है? जो गुजरात के वडनगर में जो खुदाई की है वहां से जो मानव बस्ती के, पुरानी मानव बस्ती के 800 ईसा पूर्व प्रमाण मिले हैं। तो उस खुदाई में पुरातत्व कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं, साथ ही साथ जटिल डिजाइन वाली चूड़ियां की भी प्राप्ति हुई है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आज के दिन 19 जनवरी वर्ष 2009 में किसने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? जो बिडेन, गोगे बाबुश, डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बराक ओबामा। ठीक है, आज ही के दिन 19 जनवरी को वर्ष 2009 में अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा के द्वारा शपथ ली गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। वाशिंगटन डीसी में ठंड के दिन बराक हुसैन ओबामा, इनका पूरा नाम है बराक हुसैन ओबामा, ने 44वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। केन्या के एक काले पिता और कंसास की एक श्वेत मां के बेटे ओबामा 2009 नवंबर में देश के सर्वोच्च पद के लिए चुनाव जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन गए थे। ठीक है, कैसे बने थे? पहले अफ्रीकी अमेरिकी जो कि राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। कौन से नंबर के? 44वें नंबर के। कब? 2009 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 20 मार्च, 19 जनवरी या 8 अप्रैल? तो राइट आंसर है, कोक बोरोक दिवस जो है वो आज ही के दिन यानी 19 जनवरी को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, है क्या ये कोक बोरोक दिवस? तो 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाएगा, यानी मनाया जा रहा है। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है। क्या है ये? त्रिपुरी भाषा दिवस भी इसे कहा जाता है। यह दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा की कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये?
त्रिपुरा की राजभाषा है कोकबोरोक, इसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन 1979 को कोकबोरोक को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई थी, ठीक है? कब? 1979 को आज ही के दिन कोकबोरोक को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी गई थी, इसीलिए 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस शहर में नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम स्थित है? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै या तिरुचिरापल्ली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदुरै में, ठीक है। तमिलनाडु के मदुरै शहर में नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम की स्थापना की गई है। यह भारत में यह पहला स्टेडियम है जो सांडों के साथ खेले जाने वाले खेल जल्लीकट्टू को आयोजित करने के लिए बना है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु के मदुरै शहर में नवनिर्मित जल्लीकट्टू स्टेडियम स्थित है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण मिलन 2024 का आयोजित कहाँ किया गया है? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोलकाता? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम, ठीक है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास का जो 12वां संस्करण मिलन 2024 का आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया है। मिलन की दौड़ भारत की G20 प्रेसिडेंटी के अनुरूप है और अभ्यास का आयोजन एक बार फिर G20 थीम वसुदैव कुटुंबकम को साकार करेगा। ये 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में मिलन 2024 अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होने की संभावना है। कब से कब तक होगा ये? 19 से 27 फरवरी 2024 तक आयोजन होगा, ठीक है। क्या नाम है इसका? मिलन 2024। चलेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के यानी 19 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो अगर ऐसा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने सभी फ्रेंड के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।